हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए केमिकल इक्विलिब्रियम में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर आ गए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बारी बारी 4-5 करेक्टरिस्टिक्स हैं। आज वो इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे और बाद में एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रोसीड करते हैं। मान लीजिए हमारे पास a प्लस बी मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट c प्लस डी बना रहे हैं। तो बताइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दैट इज सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी, डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ए, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये के सी की वैल्यू है। एंड लेट अस सपोज दैट जो ये रिएक्शन हो रही है वो हो रही है बच्चे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है। अब मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पे जो सी डी और ए बी की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ रही है, हमारे पास आ रही है वो 4। कितनी वैल्यू आ रही है वो 4 है। ये मैंने माना है, एज्यूम किया है। अब पता है क्या होगा, अब यदि मैं यहां पर ए और बी की कंसंट्रेशन को मान लू 100, शुरू में कितनी थी वो 100, लेकिन जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है ना, इक्विलिब्रियम, तब रिएक्टेंट है 20 और प्रोडक्ट है मान लेते हैं 80। टोटल तो 100 है ना, 20 और 80 मान लिया। तो बताओ यहां से केसी की वैल्यू निकालो। केसी की वैल्यू आएगी 80 डिवाइड बाय कितना आ जाएगी 20। तो कितनी निकल के आई 4, जो मैंने एज्यूम किया वही आ गई। और टेम्परेचर कितना है, ये 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ठीक है, ये क्लियर है। अब इसी रिएक्शन में मैं सेम रिएक्शन में सेम टेम्परेचर पे इस 100 की जगह मैं ले लेता हूं मैं 1000, मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा ले ली मैंने, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा ले ली। तो बताइए अब इक्विलिब्रियम बता सकते हो आप कहां अटेन होगा? सोचो खुद से। टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं किया है, मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज किया, 100 ले ली, मतलब सॉरी 1000 ले ली, बहुत ज्यादा रिएक्टेंट ले ली है। तो क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अब भी 4 ही आएगी या नहीं आएगी? ऑब्वियसली पक्का 4 आएगी। तो अब की बार पता है इक्विलिब्रियम कहां अटेन होगा? 200 और 800 के बीच में। तो आप 200 और 800 की रेशियो लोगे तो केसी कैसे निकलेगा? 800 और 200, तो 20 से 20, तो वैल्यू कितनी आई 4। तो क्या हम इसका मतलब ये कह सकते हैं, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट, केसी की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। केसी विल बी कांस्टेंट। इट मींस कंसंट्रेशन का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप कितनी ही कंसंट्रेशन ले लो, अब जो इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो वो तो उसी कंसंट्रेशन पे अटेन होगा ना जहां पर उसको होना है। इक्विलिब्रियम के पॉइंट को थोड़ी ना चेंज कर सकते हो आप कि इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। जैसे आपके पास ये तराजू है, मान लीजिए ये तराजू है, यहां पर ये तराजू है और इनका जो वेट बैलेंस हुआ वो यहां हुआ है, यहां पर यहां बैलेंस हुआ है। अब आप 20 किलोग्राम इसमें डाल दो, 20 किलोग्राम इसमें, तो ये पॉइंट तो यहीं रहेगा ना। इनकी कंसंट्रेशन चेंज करने से पॉइंट थोड़ी चेंज होगा। ठीक है, तो जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम की वैल्यू आएगी, यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है बच्चे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो के सी, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो कंसंट्रेशन का उस पर कोई भी चेंज नहीं पड़ेगा। तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक आ गई है, के सी, the value of Kc remains constant at constant temperature for any particular reaction। किसी पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहेगी, कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। समझ गए हैं? हालांकि हम आगे जाके पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो किस तरह से चेंज होने वाली है। तो आई होप आपको पहला पॉइंट अच्छे से क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। लेट्स प्रोसीड। सेकंड में आते हैं, इफ अ रिएक्शन इज रिवर्स्ड, किसी रिएक्शन को आप रिवर्स कर देते हो तो क्या होगा? तो मान लो हमारे पास a प्लस बी, अच्छा कोई रिएक्शन ही ले लेता हूं मैं, छोड़िए इसको, N2 प्लस 3H2
इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया इसने NH3 के साथ, 2NH3 के साथ। तो बताओ, ये तो जनरल रिएक्शन जो हमने मानी है वो है। इसके लिए Kc की वैल्यू लिखो, तो NH3 की पावर कितना आ जाएगा बच्चे, 2 डिवाइड बाई N2 इनटू में H2 की पावर कितनी आ जाएगा, 3। बोले Kc की वैल्यू ये आ गई या नहीं आ गई? ठीक है। अब फिर क्या लिखते हैं ये, इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड, यदि हम रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो ये तो Kc आ गया, अब इसको उल्टा कर दो, उल्टा। तो देखो 2NH3 गोज टू N2 प्लस 3H2, और इस उल्टी की गई रिएक्शन के लिए नया Kc निकालो। नया Kc को मैं K डैश सी मान लूं, डैश इसलिए लिखा मैंने क्योंकि रिवर्स कर दिया रिएक्शन, नई रिएक्शन आ गई। तो बताइए K डैश सी क्या आ जाएगा, N2 H2 की पावर 3 डिवाइड बाई NH3 की पावर 2। गॉट इट, समझ गए हैं, 2। तो ये नया K डैश सी आएगा जब रिएक्शन रिवर्स कर दी तो उल्टी कर दी। तो बताओ आप, Kc में और K डैश सी में क्या फर्क है, Kc में और K डैश सी में क्या रिलेशन है? तो आपका आंसर निकल के आएगा कि Kc इज इक्वल टू 1 बाय Kc, मतलब जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा K डैश सी, वो पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का उल्टा हो जाएगा, रिवर्स्ड हो जाएगा, इनवर्स जिसको बोलते हैं। कर लेंगे, या आप जनरल रिएक्शन से ही देखते हैं, ये तो सीधी रिएक्शन है, उसके Kc की वैल्यू ये है। अब रिएक्शन रिवर्स कर दी तो उसके Kc की वैल्यू ये आ गई। तो नए Kc में और पुराने Kc में क्या रिलेशन है, रिवर्स, इनवर्स का रिलेशन है। तो मान लीजिए कहीं पर पेपर में आ गया कि A प्लस बी गोज टू C प्लस डी, इसके लिए Kc की वैल्यू 149 है। कितनी है Kc की वैल्यू, 49। देन C प्लस डी, A प्लस बी के लिए बताइए Kc की वैल्यू क्या आएगी? यस 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 यस, हरी अप। इसके लिए यदि 49 वैल्यू है तो इसके लिए उल्टी हो जाएगी, मींस 1/49 आंसर आ जाएगा। कितना, 1/49। तो क्लियर है आपको सेकंड कैरेक्टरिस्टिक Kc की। पहली में क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो Kc की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, कंसंट्रेशन से वो चेंज नहीं होने वाली। सेकंड पॉइंट है, यदि रिएक्शन को आप उल्टा कर दोगे तो नए Kc की वैल्यू पुराने Kc की वैल्यू की भी उल्टी हो जाएगी, मतलब इनवर्स हो जाएगी। चलिए थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पे बढ़ते हैं, क्या है हमारे पास थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। चलिए थर्ड, इफ अ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, यदि किसी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसके लिए जो नया K डैश सी आएगा उसकी वैल्यू पुराने Kc की वैल्यू के साथ क्या रिलेशन रखेगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। अगेन वही एग्जांपल ले रहा हूं मैं, N2 प्लस 3H2 गोज टू 2NH3, तो इसके लिए Kc की वैल्यू क्या आई बच्चे हमारे पास, NH3 की पावर 2 डिवाइड बाई N2 इनटू में H2 की पावर 3 आई है Kc की वैल्यू। अब क्या करना है, रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देना इस रिएक्शन को। तो 2 से मल्टीप्लाई करो भाई तो क्या हो जाएगा, 2N2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 6H2 गोज टू 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 4NH3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब इसके लिए नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालिए K डैश सी, तो क्या हो जाएगा NH3 की पावर 4, आगे 4 है ना बच्चे, तो 4 डिवाइड बाई N2 की पावर कितनी हो जाएगी 2, H2 की पावर कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में आ जाएंगे। अब बताइए आप, K डैश सी और Kc में क्या रिलेशन है, कैन यू फाइंड इट आउट, बोलो। यदि मैं इस Kc का देखो स्क्वायर कर देता हूं, स्क्वायर, तो K डैश सी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, देखो 2 दूनी 4 आ गया, ये पावर 2 एज इट इज, 3 2 6 आ जाएगा ना। तो इस मींस आई कैन राइट कि यदि आप किसी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, 2 से, तो नया K डैश सी जो आएगा वो पुराने Kc की वैल्यू का क्या हो जाएगा बच्चे, स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर। गॉट इट, समझ गए हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको मान लीजिए दे दिया पेपर में ए बी गोज टू C प्लस डी, इसके Kc की वैल्यू कितनी है बच्चे, 7 है, 7। तो आप 2a प्लस 2b गोज टू 2c प्लस 2d, डबल कर दिया ना मैंने, कंसंट्रेशन डबल, ठीक है। तो इसके K डैश सी की वैल्यू बताइए, इसके K डैश सी की वैल्यू बताइए। तो बता देंगे क्या वैल्यू आएगी,
ठीक है बच्चे, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर है ये किस तरह से हम वैल्यू निकालने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं आगे थर्ड से फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। ठीक है, तो चलिए फोर्थ में क्या होगा, इफ रिएक्शन इज डिवाइडेड बाय टू, इफ अ रिएक्शन इज डिवाइडेड बाय टू, यदि किसी रिएक्शन को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, लेट्स सी, देख लेते हैं भाई। मान लीजिए आपके पास यही रिएक्शन है, N2 + 3H2 गोज टू 2NH3, रिएक्शन चेंज नहीं करा मैं, उसी रिएक्शन को लिख रहा हूं। इसके लिए Kc की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, आपके पास NH3 की पावर 2 डिवाइड बाई N2 इनटू में H2 की पावर 3 आ गई है Kc की वैल्यू। ठीक, इफ रिएक्शन इज डिवाइडेड बाय 2, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, N2 1/2 N2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 3/2 H2 हो जाएगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, NH3 हो जाएगा। अब नया K' लिखिए, क्या आ जाएगा, NH3 की पावर 1 डिवाइड बाई N2 की पावर 1/2, H2 की पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/2। ट्राई टू फाइंड आउट K' और Kc में क्या रिलेशन है। अब बोलो, इसका यदि मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 लेना, पावर 1/2 लेना। तो बताओ 2 से 2 कैंसिल, तो NH3 की पावर 1 आ गई, NH3 की पावर 1, रूट 1/2 इसकी पावर होगी तो N2 की पावर 1/2 आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी किसकी पावर, H2 की पावर। तो बताइए जो नया K' आएगा क्या आ जाएगा, वो पुराने Kc का स्क्वायर रूट आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। आंसर आएगा यस, ऑफ कोर्स आ जाएगा भाई, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन आपके लिए पूछ लेते हैं कि A गोज टू B, इसके लिए वैल्यू जो थी हमारे पास Kc की वैल्यू कितनी थी 49। तो बताइए A गोज टू 1/2 B के लिए Kc की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसके लिए Kc की वैल्यू क्या होगी, तो क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर रहे तो कितना आ जाएगा बच्चे, स्क्वायर रूट आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 7। कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 7 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको अब तक जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स कराई गई हैं वो अच्छे से क्लियर हैं। ठीक है, एक बार के लिए मैं उनको यहां पर रिकैप कर देता हूं थोड़ा सा आपके लिए। तो फर्स्ट था बच्चे कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो Kc की वैल्यू भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, Kc भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक, कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ने वाला है। सेकंड हमारे पास क्या था, यदि किसी रिएक्शन को आप रिवर्स कर देते हो तो नया K' आएगा, वो पुराने Kc का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, मतलब उल्टा, बिल्कुल उल्टा। थर्ड था, यदि आप रिएक्शन को 2 से क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई, तो जो नया K' आएगा वो पुराने Kc का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फोर्थ हमारे पास, यदि आप 2 से क्या कर देते हो बच्चे, डिवाइड कर देते हो, तो जो नया K' आएगा वो पुराने Kc का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चारों की चार कैरेक्टरिस्टिक Kc से रिगार्डिंग। हाँ, आप यहां पर ऐसे भी कर सकते हो, 2 की जगह 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 की जगह 3 से डिवाइड कर दो, ऐसे तो किसी से भी डिवाइड कर लो, किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, तो उसके लिए भी आप रिलेशन अपने आप से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं इनसे रिलेटेड, क्या क्वेश्चन है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं इस क्वेश्चन को कैरेक्टरिस्टिक्स में। Kc फॉर द रिएक्शन 2A + 3B गोज टू इज 49, इसके लिए Kc की वैल्यू क्या दे रखी है, 49 49 दे रखी है। आपको K' निकालना है इस रिएक्शन के लिए। देखो इसमें और इसमें क्या चेंज हुआ है, 3 है यहाँ पर 3/2 है, 2 है यहाँ पर 1 है, तो 2 से डिवाइड हुई है, पहली बात। सेकंड थिंग इज रिएक्शन रिवर्स भी तो हुई है, बी को इस साइड लिखा गया है, ए को इस साइड में, तो रिवर्स भी हुई है और 2 से डिवाइड भी हुई है। तो देखो रिवर्स हुई है तो वैल्यू को उल्टा कर दो पहले तो 49 को क्या कर दो उल्टा, 1/49। ठीक है, रिवर्स के लिए क्या कर दोगे, उल्टा। सेकंड, 2 से डिवाइड करी है, 2 से डिवाइड करी है तो रूट भी ले लो उसका, तो इसका क्या भी ले लो, रूट भी ले लीजिए, तो आंसर आ जाएगा 1/7। कितना आ जाएगा, 1/7
7 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रखना है, ठीक है। यहां पर ऐसे हो जाएगा, 3 की जगह मल्टीप्लाई कर दो तो पावर 3 चली जाएगी, n से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर कितनी चली जाएगी, n। तो उसमें कोई डाउट नहीं रखना आपको। चलिए लास्ट कैरेक्टरिस्टिक पे बढ़ते हैं, और वो है इफ रिएक्शन इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। यदि किसी रिएक्शन को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा। जैसे मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं यहां पर, मान लीजिए आपके पास रिएक्शन है N2 + 2O2 गोज टू 2NO2, ठीक है, ये रिएक्शन है। इसके लिए Kc की वैल्यू लिखिए बच्चे, क्या आएगी Kc की वैल्यू, NO2 का स्क्वायर N2 डिवाइड बाई N2 इंटू में O2 का स्क्वायर, O2 का क्या आ जाएगा बच्चे, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये आएगी Kc की वैल्यू। अब इसको मैं पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं स्टेप वाइज, कि भाई आपको यहां से मान लीजिए A से D पे जाना है, एक तो रिएक्शन ये है, लेकिन एक रिएक्शन हो कि A से B पे जाएंगे, B से C पे जाएंगे, C से D पे, और सभी के बीच में इक्विलिब्रियम है। तो ऐसे स्टेप वाइज जा रहे हो, जा रहे नहीं जा रहे हो, पार्ट वाइज जा रहे हो नहीं जा रहे हो, बिल्कुल जा रहे हो भाई पार्ट वाइज, ठीक है। तो देखिए आगे क्या हो जाएगा, यदि इसको पार्ट में डिवाइड करूं, मान लीजिए मैंने लिख दिया N2 + O2 गोज टू 2NO। पहला स्टेप तो ये हो गया, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या आएगा आपके पास, 2NO + O2 दैट इज 2NO2, ठीक है, समझ गए। अब ये जो एक स्टेप आया है इसका पहले वाला स्टेप, तो इसके लिए मान लेता हूं मैं K1, कोई कांस्टेंट आएगा K1, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू आएगी NO का स्क्वायर, देखो NO का स्क्वायर डिवाइड बाई N2 दैट इज N2 O2 इंटू में क्या आ जाएगा बच्चे O2, ये आएगा K1 की वैल्यू। इसके लिए मान लो K2 निकाल रहे हो आप, K2, तो उसकी वैल्यू निकालिए NO2 का स्क्वायर दैट इज NO2 का स्क्वायर डिवाइड बाई NO का स्क्वायर दैट इज NO का स्क्वायर इनटू O2 एज इट इज रहेगी, O2 एज इट इज रहेगी, ठीक है, समझ गए हैं। तो बताइए K1 K2 और Kc में क्या रिलेशन है, K1 K2 और Kc में क्या रिलेशन है। सो आई कैन राइट कि Kc इज इक्वल टू K1 इंटू K2। देखो भाई K1 की और K2 की मल्टीप्लाई करने से Kc आएगा नहीं आएगा, सोचो, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ कटेगा तो काट दो, कुछ नहीं कट रहा है तो मत काटो। देखो ये आ गया K1, ये वाली जुगाड़ में इसके मल्टीप्लाई में लिख दो इसको यहां पर, तो लिखो NO2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर डिवाइड बाय NO का क्या आ जाएगा स्क्वायर इनटू में O2 क्या आ जाएगा बच्चे, इनटू में O2। देखना हाँ कुछ कट रहा है, NO के स्क्वायर से NO का स्क्वायर भाग गया, तो क्या बचा, देखो NO2 का स्क्वायर NO2 का स्क्वायर, N2 O2 का स्क्वायर हो, आ गया नहीं आ गया। तो इट मींस आई कैन राइट कि Kc विल बी इक्वल टू K1 इंटू K2, K1 इंटू K2। इसका मतलब ये है कोई रिएक्शन मान लो एक स्टेप में हो रही है, पूरे स्टेप में A से लेकर D तक, ठीक है, इसको इरेज कर दूं मैं एक बार, इसको इरेज कर दूं एक बार, इसको समझाने, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, एक बार आप अच्छे से क्लियर करना है इस चीज को। मान लीजिए कोई स्टेप रिएक्शन हो रही है A से लेकर D तक, और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो आ गया Kc, इसकी वैल्यू कितनी आ गई Kc। सेम रिएक्शन को आप स्टेप में तोड़ दो, मान लीजिए A से जा रहे हो आप B पे, B से जा रहे हो आप C पे, C से जा रहे हो आप D पे, देखो A से D पे चले गए स्टेप वाइज, इसका कांस्टेंट है K1, इसका कांस्टेंट है K2, इसका कांस्टेंट है K3। तो जो ये बड़े वाला कांस्टेंट है ना पूरी रिएक्शन का जो कांस्टेंट है, ये किसके इक्वल आएगा, जो इंडिविजुअल स्टेप्स के कांस्टेंट है ना इनकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आएगा, K1 इंटू K2 इंटू K3 के इक्वल आने वाला है। तो ये है लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कि ओवरऑल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू जो इंडिविजुअल स्टेप वाइज वो रिएक्शन हुई है उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आएगा। तो यहां पर लिख देता हूं मैं कि जो ओवरऑल कांस्टेंट होगा Kc दैट विल बी इक्वल टू K1 K2 इंटू K3 एंड सो ऑन Kn, कहीं तक भी जा सकती है ये वैल्यू।
तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुई है और अच्छे से समझ में आया है। आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट की तरफ प्रोसीड करें, वो है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के कितने टाइप होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। दो तरह के टाइप होते हैं हमारे पास, एक है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, दूसरा है आपके पास हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। नाम से ही पता चल जाएगा आपको क्या है होमोजीनियस का मतलब और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है। लेट मी राइट एन एग्जांपल यहां पर। मान लीजिए N2 + 3H2 गोज टू 2NH3, मान लीजिए ये लिख दिया मैंने। अब N2 भी क्या है बच्चे, गैस, हाइड्रोजन भी क्या है गैस, अमोनिया भी क्या है गैस, तीनों गैस है। यदि कहीं पर इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो फेज है, फेज वो सेम है बच्चे, सेम है। फेज का मतलब स्टेट, जैसे देखिए ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। यदि ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड होता, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड होता, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस होता। एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ, तो उसको बोला जाएगा होमोजेनियस इक्विलिब्रिया या इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ गए हैं। इफ इन अ रिएक्शन इन विच इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, reactants and as well as products are present in same phase या same state either in liquid or in solid or in gas, such type of equilibrium is known as homogeneous equilibrium। क्लियर है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पर बिल्कुल भी, बस सीधी डेफिनेशन है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फेज यदि सेम है सभी का तो होमोजीनियस है, डिफरेंट है तो क्या है, हेट्रोजीनियस। जैसे CaCO3 को आप ब्रेक करोगे तो CaO प्लस क्या बनेगा, CO2 बच्चे। ये सॉलिड होता है, CaO भी सॉलिड होता है और CO2 क्या होती है, गैस। बताओ ये सॉलिड, लेकिन ये तो गैस आ गई ना, डिफरेंट फेज आ गया है, डिफरेंट स्टेट आ गई है। इट मींस ये किसका एग्जांपल है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं उसमें होंगे, तो आप अपने आप से देख लें कि वो होमोजेनियस इक्विलिब्रिया के एग्जांपल हैं या हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के एग्जांपल्स हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट की तरफ प्रोसीड करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी तक जो आपने सीखा उनमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ अभी हम प्रोसीड कर रहे हैं। मैंने 4 रिएक्शन लिखी है, इनके लिए मैं आपसे बोलूं कि आपको क्या बताना है, Kc की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी वो बताइए आप। तो आप कैसे लिखेंगे इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू कैसे लिखोगे आप, HI की कंसंट्रेशन की पावर 2 डिवाइड बाई H2 इंटू में I2, या तो ऐसे लिखोगे। और क्योंकि ये सभी गैस हैं तो आप इसके लिए क्या डिफाइन करोगे बच्चे, Kp दैट इज प्रेशर ऑफ HI इसकी पावर 2 डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ H2 इनटू में प्रेशर ऑफ I2। बताइए इसमें तो कोई डाउट नहीं है गैसेस के लिए कि हम प्रेशर कंसीडर करेंगे, तो लिख दिया। अगले की लिखिए इसके लिए, तो बताइए इसके लिए Kc की वैल्यू आप कैसे लिखोगे, तो लिखोगे CaO की कंसंट्रेशन इनटू में CO2 की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई CaCO3 की कंसंट्रेशन। ऐसे लिखा जाएगा Kc, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रखना आपको। इसके लिए लिखिए भाई Kc की वैल्यू, तो यू विल राइट लाइक Fe3O4, देखिए ये प्रोडक्ट है ना, इसकी कंसंट्रेशन, H2 गैस है तो इसकी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट क्या है, आयरन है तो इसकी कंसंट्रेशन इनटू में पानी है, पानी तो इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी और इसकी पावर जो आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा गया है वो आ जाएगा। ऐसे ही लिखेंगे नहीं लिखेंगे। अब इसके लिए लिखिए, तो आप Kc की वैल्यू लिखोगे NH4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इनटू में OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय अमोनिया की कंसंट्रेशन इनटू में H2O की कंसंट्रेशन। बताइए आप ऐसे ही लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, तो आपका आंसर आने चाहिए मेरे हिसाब से यस सर।
हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब आप मेरे को ध्यान से समझाना, मैं बात कर रहा हूं यहां पर प्योर सॉलिड की। प्योर सॉलिड, प्योर सॉलिड तो होता है जो सॉलिड ही है, पानी में नहीं डाल रखा उसको, पानी में डालते तो घुल जाएगा, और पानी में घुलने के बाद वो क्या बन जाएगा, एक्वस, तो वो प्योर सॉलिड तो नहीं रहा। प्योर सॉलिड जैसे पत्थर है आपके पास, वो प्योर सॉलिड है, ठीक है, इनको सॉलिड बोला जाता है, जो प्योर फॉर्म में भी सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। अब ध्यान से समझना, मान लीजिए आपने कोई रिएक्शन ली और वहां पर इतना बड़ा पत्थर ले लिया, इतना बड़ा पत्थर, इतना बड़ा पत्थर, ना तो उसको पानी में डाल रखा आपने, कहीं नहीं डाल रखा, पानी को तो मैं तो डाल लूंगी नहीं, पानी में डालते तो एक्वस हो जाएगा। मैं प्योर सॉलिड की बात कर रहा हूं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चे, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, चूने का पत्थर ही तो है, ये भी तो पत्थर है। अब बताओ, मैं कहूं कि आपको इसकी मोलैरिटी निकालो आप, क्योंकि यहां पर जो कैल्शियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन ले रखी है वो मोलैरिटी है या नहीं, हम पीछे पढ़ के आए हुए हैं, वो मोलैरिटी होती है। तो मोलैरिटी होती है मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब बताइए इसके मोल्स कैसे निकालोगे, ये किसका पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट का पत्थर है, तो मोल्स कैसे निकलेगा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा यहां पर, वॉल्यूम आ जाएगा। देखो मोल्स की वैल्यू पुट कर दी मैंने, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू में वॉल्यूम। अब बताइए इसको रीअरेंज करूं, गिवन मास डिवाइड बाय वॉल्यूम तो ऐसे लिख दी मैंने, और इनटू में मोलर मास लिख दिया, 1 बाय मोलर मास अलग कर दिया। देखो 1 बाय मोलर मास अलग कर दिया, गिवन मास डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या कर दी मैंने, अलग। अब आप लोग खुद बताइए गिवन मास डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या आएगी, गिवन मास डिवाइड बाय वॉल्यूम डेंसिटी, तो आएगी डेंसिटी, इनटू में डिवाइड बाय क्या आएगा, मोलर मास, तो डिवाइड बाय आ जाएगा m बाय m। ये आई या नहीं आई, तो इसकी कैल्शियम कार्बोनेट की ये क्या आ गई, कंसंट्रेशन आ गई बच्चे, क्या आ गई है, कंसंट्रेशन d बाई एम आ गई है, आ गई है डेंसिटी बाय मोलर मास। ये कैसे निकली है, ये यहां से आप देख सकते हो। अब सुनो बात ध्यान से, पहले पत्थर इस साइज का था, इस साइज का, देखिए इस साइज का था पहले पत्थर, लेकिन जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो ये छोटा हो गया, देखो साइज इसका क्या हो गया, स्मॉल हो गया। इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद, इक्विलिब्रियम अटेन के बाद रिएक्शन करेगा, रिएक्शन होने के बाद इसका साइज हो गया स्मॉल। अब निकालिए इस छोटे पत्थर की मोलैरिटी क्या होगी, छोटे पत्थर की मोलैरिटी बताओ, तो क्या आएगा, गिवन मास, ओ सॉरी, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू में वॉल्यूम, ठीक है, फिर से रीअरेंज करो, गिवन मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, अब गिवन मास कम हो गया, नहीं होगा, कम, और वॉल्यूम भी तो कम हो गई है, तो गिवन मास बाय वॉल्यूम क्या आ जाएगी, डेंसिटी, इनटू में क्या आ गया, मोलर मास। बताओ जो नई कंसेंट, पहले इतना पत्थर लिया, इतना पत्थर, इतना मतलब ये रिएक्टेंट लिया, इतना प्योर सॉलिड की बात कर रहा हूं, प्योर सॉलिड की, इतना पत्थर लिया, उसकी कंसंट्रेशन क्या आई, d बाई एम, देखिए डेंसिटी डिवाइड बाय मोलैरिटी। जब वो रिएक्शन करता करता इक्विलिब्रियम पे आ गया, वो बड़ा पत्थर ये अभी इक्विलिब्रियम पे आ गया है, तो वो पत्थर इतना रह गया साइज में, अब उसकी कंसंट्रेशन निकालना कितनी आई है, d बाई एम, तो ये तो कंसंट्रेशन सेम आई है, क्या ये कंसंट्रेशन सेम आई है। तो आप लोग बताइए मेरे को, क्या यहां पर अब इसको लिखने का कोई औचित्य रह गया है, कोई मीनिंग रह गया है क्या, जब कैल्शियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हो रही, सॉलिड की कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हो रही, तो बेनिफिट क्या है भाई लिखने का, क्योंकि डेंसिटी भी कांस्टेंट होती है और मोलर मास भी कांस्टेंट होता है, किसी भी सॉलिड का डेंसिटी भी कांस्टेंट होती है और मोलर मास भी कांस्टेंट होता है। अब मैं बड़ी बॉल मारूं आपके सिर में लोहे की, या छोटी बॉल मारूं, चोट तो एक जैसी लगेगी ना, डेंसिटी तो एक जैसी होगी दोनों की, डेंसिटी में कोई ना फर्क रहेगा, मोलर मास भी। तो बताइए इसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन में नहीं आएगा सर, बिल्कुल भी नहीं आएगा, रिएक्शन करने के बाद भी नहीं आएगा, प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता। तो इसलिए जो प्योर सॉलिड है उनकी कंसंट्रेशन आगे से अब हम 1 मान लिया करेंगे, 1। इसी तरह से जो प्योर लिक्विड है बच्चे, प्योर लिक्विड, उनकी कंसंट्रेशन में भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो उसकी कंसंट्रेशन भी अब हम क्या मान लिया करेंगे, 1। तो बताइए अब नया इक्वेशन लिखिए इनके लिए। अच्छा यहाँ तो गैस है, गैस में नहीं चेंज करना आपको, इसके लिए नया KC लिखिए। अब कैसे लिखा जाएगा, KC, कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो प्योर सॉलिड है, इसको काट दो, प्योर सॉलिड को काट दो,
कैल्शियम कार्बोनेट ये भी प्योर सॉलिड है, इसको भी काट दो, इनकी जगह कितना पुट कर दोगे 1, प्योर सॉलिड कंसंट्रेशन 1, प्योर लिक्विड कंसंट्रेशन 1, तो बताइए Kc कैसे लिखा जाएगा, CO2 की कंसंट्रेशन, और क्योंकि CO2 तो गैस है, गैस की जगह क्या लिख दोगे आप PCO2, बस यही आएगा इसके लिए Kc की वैल्यू। ठीक है, मैं बता चुका हूं प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड कंसंट्रेशन 1 क्यों मानेंगे, क्योंकि चेंज ही नहीं आएगा उनकी कंसंट्रेशन में। यहाँ आइए भाई, इनमें से जो प्योर सॉलिड है और प्योर लिक्विड है वो काट दो, प्रोडक्ट में Fe3O4 प्योर सॉलिड काट दो, H2 तो गैस है ये तो रहेगा, यहां आयरन प्योर सॉलिड है काट दो, पानी लिक्विड नहीं है, देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ गैस, लिक्विड नहीं लिखा हुआ तो नहीं काटोगे, लिक्विड लिखा हुआ तभी काटोगे। तो इसका मतलब यहां पर Kc की वैल्यू आ जाएगी H2 की कंसंट्रेशन की पावर 4 डिवाइड बाई H2O की कंसंट्रेशन की पावर 4। ये काटे नहीं, हमने इसकी जगह 1 वैल्यू पुट कर दी, देखो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की जगह 1। अब H2 तो गैस है, देखो H2 तो गैस, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चे, प्रेशर ऑफ H2 की पावर 4 डिवाइड बाई H2O, यहां पर भी ये भी तो गैस है, तो प्रेशर ऑफ H2O की पावर कितना आ जाएगा बच्चे, 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो नया Kc इस तरह से लिखा जाएगा। अब आगे से आप ऐसे ही Kc लिखेंगे, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन कितनी मान लेंगे 1। आइए यहां पर प्योर सॉलिड नहीं है तो ये दोनों रहेंगे, प्योर सॉलिड नहीं, अरे प्योर लिक्विड है पानी, तो पानी को काट दो, क्योंकि ब्रैकेट में L लिखा हुआ लिक्विड, तो काट दो, तो हेंस इसका नया आंसर जुगाड़ आ जाएगा, NH4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, NH3 एज इट इज आ जाएगा, एक्वस पानी में घोल रखा है, इसको गैस नहीं है तो एज इट इज छोड़ दो इसको, Kc की वैल्यू आ गई। ठीक, तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये हमने पढ़ा, टेम्परेचर कंसंट्रेशन वगैरह किस तरह से चेंज होने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किए आज की वीडियो लेक्चर में, और हमने पढ़ा होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रिया क्या होते हैं, एंड फाइनली हमने पढ़ा कि किस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखी जाएगी प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड, एक्वस या गैसियस केसेस में। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर है, यदि आपको क्लियर है तो कमेंट में जरूर बताएं कि क्लियर है सर, और मिलते हैं अगली वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें मेरे साथ ज़ेटैन क्लासेस पे। थैंक यू।